सोचिए 10वीं के बाद सीधे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, और वो भी बिना किसी मुश्किल परीक्षा के। कोई इंटरव्यू का झंझट नहीं, सिर्फ आपकी 10वीं की मार्कशीट के दम पर। आज हम भारतीय डाक विभाग के इसी शानदार अवसर की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस भर्ती 2026 का पूरा नोटिफिकेशन है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि भाई फॉर्म कैसे भरना है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मौका असल में है क्या। ये जो नौकरियां हैं, क्या ये सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने तक ही सीमित है या इनसे कहीं ज्यादा हैं? और सबसे बड़ा सवाल, बिना परीक्षा के लाखों लोगों में से सही उम्मीदवार को चुना कैसे जाता है? ये पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है? सही बात है। तो चलिए एक एक करके इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में छुपे हुए संकेत क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मौका कितना बड़ा है, मतलब हम कितने पदों की बात कर रहे हैं और ये कौन-कौन से पद हैं। देखिए, ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के तहत डाक विभाग की भर्ती है और ये बहुत बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। इस साल करीब 28,000 से भी ज्यादा पद आने की संभावना है, जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में होंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह की भूमिकाएं हैं। पहली है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम। बीपीएम, अच्छा। दूसरी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम। और तीसरी है डाक सेवक। और जो बात सबका ध्यान खींच रही है वो है कोई लिखित परीक्षा नहीं। भारत में जहां सरकारी नौकरी का मतलब ही है सालों की कोचिंग और कठिन परीक्षाएं, वहां ये तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये इस भर्ती का सबसे कह सकते हैं अनोखा पहलू है। चयन पूरी तरह से 10वीं कक्षा में मिले अंकों की मेरिट पर होता है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और सिस्टम द्वारा ऑटोमेटेड है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। बस ये ध्यान रखना है कि तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। रजिस्ट्रेशन होगा 31 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक और फाइनल फॉर्म 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं। कोई 19 साल का युवा है जिसने अभी 10वीं अच्छे नंबरों से पास की है। जब वो ये नोटिफिकेशन देखता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? शायद ये ही कि ये बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक असल में करते क्या हैं? क्या ये सब एक ही जैसे काम है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये तीनों भूमिकाएं एक दूसरे से काफी अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर की यानी बीपीएम की। नाम से ही जाहिर है ये एक तरह का मैनेजर है। हाँ, पोस्टमास्टर शब्द से तो यही लगता है कि ये ब्रांच का हेड होगा। बिल्कुल। बीपीएम उस गांव के ब्रांच पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज होता है। वो सिर्फ डाक का काम नहीं देखता, बल्कि उस पोस्ट ऑफिस के पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी वो उसकी होती है। आजकल पोस्ट ऑफिस सिर्फ चिट्ठियों के लिए तो है नहीं, वो एक बैंक भी है। तो बीपीएम को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी की सारी सेवाएं भी संभालनी पड़ती हैं, जैसे खाते खोलना, पैसे जमा करना, निकालना, ये सब। इसके अलावा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना या बीमा योजनाएं, उन्हें गांव के लोगों तक पहुंचाना भी बीपीएम का ही काम है। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक डाकिये की नौकरी नहीं है, ये तो गांव के लेवल पर एक मैनेजर, एक बैंकर और सरकार का प्रतिनिधि, तीनों की भूमिका एक साथ निभाने जैसा है। आप एकदम सही समझे। इसीलिए इनके लिए एक खास शर्त भी रखी गई है। बीपीएम को उसी गांव में रहना पड़ता है जहां उनका पोस्ट ऑफिस है। ऐसा इसलिए ताकि वो स्थानीय समुदाय का हिस्सा बन सकें और लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहें। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब आते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर पर। जैसा कि नाम से लग रहा है, ये बीपीएम के सहायक होंगे। हाँ, एबीपीएम का काम बीपीएम की मदद करना है। इनका मुख्य काम होता है टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री करना, घर घर जाकर डाक पहुंचाना और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लेन-देन में बीपीएम की सहायता करना। अगर बीपीएम छुट्टी पर है तो ब्रांच की जिम्मेदारी भी एबीपीएम को ही देखनी पड़ती है। तो ये एक मल्टीटास्किंग रोल है, कह सकते हैं। और फिर तीसरे हैं डाक सेवक। इनका काम एबीपीएम से कितना अलग है? इनका काम मिलता जुलता है, लेकिन काम करने की जगह अलग है। डाक सेवक मुख्य रूप से बड़े विभागीय कार्यालयों जैसे हेड पोस्ट ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। इनका काम भी डाक छांटना, चिट्ठियां पहुंचाना और रेलवे मेल सर्विस में डाक के थैलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। तो आप कह सकते हैं कि एबीपीएम गांव के ब्रांच पोस्ट ऑफिस का चेहरा है और डाक सेवक शहर के बड़े पोस्ट ऑफिस की मशीनरी का एक जरूरी हिस्सा है। ये तो बहुत अच्छे से साफ हो गया।
अब जब हमें काम पता चल गया है तो ये जानना जरूरी है कि इन पदों के लिए कौन आवेदन कर सकता है। मतलब क्या सिर्फ 10वीं पास होना ही काफी है या कुछ और भी शर्तें हैं? 10वीं पास होना तो पहली सीढ़ी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और बहुत जरूरी शर्तें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। जैसे कि पढ़ाई में और क्या चाहिए? 10वीं पास होने के साथ साथ 2 विषयों में पास होना अनिवार्य है, गणित और अंग्रेजी। आपके पासिंग मार्क्स इन दोनों विषयों में होने ही चाहिए, भले ही आपके कुल अंक कितने भी ज्यादा क्यों ना हो। अच्छा, मतलब ओवरऑल परसेंटेज के अलावा इन 2 सब्जेक्ट्स में पास होना ही पड़ेगा? बिल्कुल। और भाषा का क्या? क्या मैं उत्तर प्रदेश से होकर महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकता हूँ? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। आपने जिस भी सर्कल या राज्य के लिए आवेदन किया है, वहाँ की स्थानीय भाषा आपको 10वीं कक्षा तक पढ़ी होनी चाहिए। ये एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र सर्कल के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको मराठी या कोंकणी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और आपकी 10वीं की मार्कशीट में ये विषय होना चाहिए। ये नियम इसलिए है ताकि आप वहाँ के लोगों से आसानी से बात कर सकें। ये तो बहुत तार्किक बात है। और क्या कोई खास स्किल भी चाहिए, जैसे कंप्यूटर वगैरह? हाँ, आज के ज़माने में ये ज़रूरी है। आपको कंप्यूटर या स्मार्टफोन चलाने का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादातर काम डिजिटल हो गया है। और दूसरी ज़रूरी स्किल है साइकिल चलाना। अगर आपको स्कूटर या मोटरसाइकिल चलानी आती है तो वो भी चलेगा। ये फील्ड वर्क के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब उम्र की बात करते हैं। क्या ये सिर्फ स्कूल से निकले युवाओं के लिए है या कोई 35-40 साल का व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है? ये दोनों के लिए है। न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 40 साल है, जिसकी गिनती 16 फरवरी 2026 के हिसाब से की जाएगी। और हाँ, आरक्षित श्रेणियों के लिए उम्र में अच्छी खासी छूट है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए तो ये छूट 10 से 15 साल तक है। सटीक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए कोई छूट है? नहीं, EWS श्रेणी के लिए उम्र में कोई छूट नहीं है, लेकिन एक और शर्त है जो थोड़ी कह सकते हैं हैरान करती है। वो क्या है? नोटिफिकेशन में लिखा है कि उम्मीदवारों के पास आजीविका का एक पर्याप्त साधन होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास कमाई का कोई और जरिया भी होना चाहिए। एक मिनट, ये शर्त थोड़ी अजीब नहीं है? एक तरफ सरकार नौकरी दे रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि आपके पास पहले से कमाई का जरिया होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या ये नौकरी अपने आप में गुजारे के लिए काफी नहीं है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। दरअसल GDS की नौकरी को फुल टाइम 8 घंटे की नौकरी नहीं माना जाता है। ये पार्ट टाइम काम की तरह है, जिसके लिए आपको 4 से 5 घंटे का भत्ता मिलता है। विभाग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आप सिर्फ इसी आय पर निर्भर न रहें और आपके पास एक स्थिर वित्तीय आधार हो। ये एक तरह से सप्लीमेंटल यानी पूरक आय वाली नौकरी है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि काम क्या है और कौन अप्लाई कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी है। जब कोई परीक्षा ही नहीं है तो लाखों लोगों में से चुनाव होगा कैसे? ये तो जादू जैसा लगता है। ये जादू नहीं, बल्कि पूरी तरह से गणित और तकनीक पर आधारित है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट पर होती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 10वीं के अंक देखे जाते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी है तो उसका कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलेगा। पर आजकल तो कई बोर्ड्स मार्क्स की जगह ग्रेड्स देते हैं, उनका क्या होता है? अगर आपको A1 ग्रेड मिला है जिसके 10 पॉइंट्स होते हैं, तो आपके अंक माने जाएंगे 10 गुना 9.5 यानी 95 अंक। इसी तरह B1 ग्रेड जो 8 पॉइंट्स का होता है, उसका मतलब होगा 76 अंक। ये तो साफ हो गया। लेकिन सबसे दिलचस्प स्थिति तो टाई की होगी। मान लीजिए 2 उम्मीदवार हैं, दोनों के 95 अंक हैं, तो नौकरी किसे मिलेगी? टाई ब्रेकिंग के नियम बहुत ही विस्तृत और दिलचस्प हैं। ये सिर्फ टाई नहीं तोड़ते, बल्कि विभाग की सोच को भी दिखाते हैं। सबसे पहले ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। ज्यादा उम्र वाले को? इसका क्या कारण हो सकता है? शायद अनुभव या परिपक्वता को महत्व दिया जा रहा है? बिल्कुल, शायद यही सोचा जाता है कि ज्यादा उम्र का व्यक्ति अधिक जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर उम्र भी बराबर हो तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। तब एक खास क्रम का पालन होता है, जिसमें महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को श्रेणी के अनुसार पुरुषों से पहले प्राथमिकता दी जाती है। जैसे
एक ही अंक और एक ही उम्र होने पर एससी कैटेगरी की महिला को एससी कैटेगरी के पुरुष से पहले चुना जाएगा। ये तो बहुत प्रगतिशील कदम है। इसका मतलब ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर लैंगिक समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने की एक सीधी कोशिश है। अब बात करते हैं पैसे की। वेतन कितना मिलता है? जीडीएस कर्मचारियों को सीधे तौर पर सैलरी नहीं मिलती। इसे टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस यानी टीआरसीए कहा जाता है। ये काम के घंटों के आधार पर तय होता है। बीपीएम के लिए ये 12,000 से 29,380 रुपए के बीच होता है और एबीपीएम या डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,470 रुपए के बीच। लेकिन 10,000 या 12,000 रुपए तो आज के जमाने में बहुत कम लगता है, खासकर जब बीपीएम की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं। महंगाई भत्ता यानी डीए जुड़ता है, जो अभी काफी अच्छा चल रहा है। डीए जुड़ने के बाद हाथ में आने वाला वेतन शुरुआती स्तर पर भी काफी बेहतर हो जाता है और ये समय के साथ बढ़ता रहता है। अच्छा, तो अब प्रक्रिया पूरी तरह से साफ हो गई है। अगर किसी को आवेदन करना है तो उसे क्या कदम उठाने होंगे? क्या ये बहुत जटिल प्रक्रिया है? नहीं, प्रक्रिया सीधी है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसके 2 मुख्य चरण हैं। पहला चरण है रजिस्ट्रेशन, जो 31 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। आपको डाक विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल जैसी बेसिक जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसे संभाल कर रखना है। और रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा चरण है आवेदन जमा करना, जो 2 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगा। आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है और फिर अपनी बाकी जानकारी जैसे पता और सबसे ज़रूरी 10वीं के विषयवार अंक भरने हैं। यहाँ एक भी अंक की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी मेरिट लिस्ट इसी पर निर्भर करती है। अंकों के बाद क्या करना होता है? अपनी पसंद की जगह चुननी होती है। हाँ, इसके बाद आप अपनी पसंद के डिवीजन और पदों की प्राथमिकता भर सकते हैं। आप एक से ज्यादा पदों के लिए अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं। फिर आपको अपनी हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी। इतनी बड़ी भर्ती है तो फॉर्म भरने की फीस भी अच्छी खासी होगी। यही तो एक और अच्छी बात है, फीस बहुत कम है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 100 रुपए हैं और महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग और ट्रांस वुमेन उम्मीदवारों के लिए ये पूरी तरह से मुफ्त है। और अगर किसी से फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए, क्या उसे सुधारने का कोई मौका मिलेगा? हाँ, विभाग ने इसका भी ध्यान रखा है। 18 और 19 फरवरी 2026 को एक करेक्शन विंडो खुलेगी, जिसमें आप अपने आवेदन में कुछ सुधार कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर या ईमेल जैसी जरूरी जानकारी नहीं बदली जा सकती। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि पहली बार में ही सब कुछ बहुत ध्यान से और 2 बार जांच कर ही भरें। तो इस पूरी चर्चा से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमारे श्रोताओं को जरूर याद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 4 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, ये एक दुर्लभ सरकारी नौकरी का अवसर है जो पूरी तरह से 10वीं के अंकों पर आधारित है। इसमें प्रतियोगी परीक्षा का कोई तनाव नहीं है। आपकी सालों पहले की मेहनत आज काम आ सकती है। दूसरी बात? दूसरी, ये सिर्फ एक पद नहीं बल्कि 3 अलग-अलग भूमिकाएं हैं। बीपीएम एक प्रबंधकीय और जिम्मेदारी वाली भूमिका है, जबकि एबीपीएम और डाक सेवक ज्यादा फील्ड और ऑपरेशनल है। आप अपनी पसंद और स्वभाव के हिसाब से चुन सकते हैं। और तीसरी सबसे जरूरी बात? तीसरी बात है योग्यता। सिर्फ 10वीं में अच्छे नंबर होना ही काफी नहीं है। स्थानीय भाषा का ज्ञान, गणित अंग्रेजी में पास होना और उम्र सीमा जैसे मानदंड भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिरी टेक अवे? चौथी और सबसे अहम बात है आवेदन प्रक्रिया। ये ऑनलाइन है और इसमें अंकों जैसी जानकारी भरते समय 0 टॉलरेंस वाली सावधानी बरतनी होगी। एक छोटी सी गलती भी आपको इस दौड़ से बाहर कर सकती है। इसलिए फॉर्म भरते समय पूरा ध्यान वहीं रखें। ये वाकई उन लाखों युवाओं के लिए एक सीधी और सरल राह हो सकती है जो सरकारी क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। खासकर ग्रामीण भारत में आपकी स्कूल की मेहनत सीधे आपको एक नौकरी दिला सकती है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से योग्यता आधारित प्रणाली कई साल पहले के एकेडमिक प्रदर्शन को महत्व देती है, न कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में परखे गए वर्तमान ज्ञान को। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है, एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की तलाश में केवल पिछले एकेडमिक रिकॉर्ड पर भरोसा करने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, खासकर जब इसकी तुलना एक प्रतियोगी परीक्षा से की जाए।
क्या ये उन लोगों के साथ अन्याय है जो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन बाद में काबिल बन गए? इस पर सोचना जरूरी है।